गुड इवनिंग संजना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग शिवानी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग स्नेहा। गुड इवनिंग दीक्षा। गुड इवनिंग कामिनी। गुड इवनिंग मधु। गुड इवनिंग सना। अखिला आप भी नहीं आ रहे हो क्लास में कुछ दिन से। गुड इवनिंग कशिश। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। गुड इवनिंग अखिला। तो हम एनसीईआरटी को रेफर करने वाले हैं, एंड जहाँ पे मेरे को लगेगा कि कुछ अलग से बताना है तो फिर उसको अलग से देख लेंगे, ठीक है। तो जो मैं चीज़ें इंपॉर्टेंट हाईलाइट करूँगा तो प्लीज़ आप उसको नोट डाउन कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये जो पीडीएफ है ये नई वाली एनसीईआरटी की है। तो आपको पता होगा, अगर आपने देखा होगा सिलेबस, तो कुछ चैप्टर्स जो है डिलीट कर दिए गए हैं एंड कुछ टॉपिक्स को भी हटाया गया एंड हो सकता है कुछ टॉपिक्स को ऐड किया हो, ठीक है। तो एस ब्लॉक पी ब्लॉक ये सब अब शायद नहीं है, तो दो तीन चैप्टर्स जो है न्यू वाली एनसीईआरटी से क्लास 11 से डिलीट किए हैं, ठीक है। ओके फिर स्टार्ट करते हैं। सभी को पीडीएफ क्लियरली विजिबल है स्क्रीन पे? यस यस सर। सर। यस यस सर। ठीक है ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर जो है इजी से चैप्टर है ये, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा टाइम हम लोग वेस्ट करेंगे नहीं, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बस वो देखेंगे। तो पहला चैप्टर है आपका सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। और स्टार्टिंग में फिर क्या है कि केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब आपको बेसिक चीज़ें पता है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में ये सब जो इंट्रोडक्शन दिया है आप इसकी रीडिंग जो एक बार खुद से कर लेना। बेसिक बेसिक चीज़ें दी हैं कि केमिस्ट्री का डेवलपमेंट कैसे हुआ, केमिस्ट्री को लोगों ने पहचानना कैसे स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये देख लेना, जैसे फिलोसोफर स्टोन है, ठीक है, ये क्या होता है? विच वुड कन्वर्ट ऑल बेस ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो ये कन्वर्ट कर देगा मेटल्स को किसमें, गोल्ड में। ऐसी कुछ चीजें थी। तो ये है, ये नए वाले एनसीईआरटी में ऐड हुआ है, ये वाला जो टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, पहले वाली एनसीईआरटी में शायद नहीं था ये, ठीक है। और फिर दूसरी चीज है कि एलिक्सिर ऑफ लाइफ, ये दोनों कुछ ऐसी चीजें हैं कि ये है कि केमिस्ट्री का जब धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ तो उससे पहले लोग कुछ ऐसी चीजें चाहते थे अपने जीवन में। पहली चीज तो ये था कि ये फिलोसफर स्टोन जो लिखा है जिसे पारस बोलते हैं, ठीक है, कि वो क्या कर दे कि सभी मेटल्स को गोल्ड में कन्वर्ट कर दें और लोग जो है उससे अमीर बन जाए। और दूसरी चीज थी एलिक्सिर ऑफ लाइफ, यानी कि हर किसी को अमर होने का हक मिल जाए, इमोर्टलिटी, ठीक है। तो केमिस्ट्री का डेवलपमेंट कुछ इस तरीके से हुआ, ये कुछ ऐसे चीजें थी जिसकी रिसर्च के पीछे लोग भागते रहे और नई नई चीजें जो है डिस्कवर करते रहे, ठीक है। फिजिक्स में देखोगे तो आज भी टाइम मशीन के पीछे रिसर्च चल रही है कि टाइम मशीन को किस तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो धीरे धीरे अलग अलग डेवलपमेंट लेके आती जाती हैं। बट हमें ये पता है कि भाई ये चीजें कभी पॉसिबल नहीं हो पाएंगी, लेकिन ये है कि इन चीजों को ढूंढते ढूंढते हो सकता है हम कुछ नई चीजें और ढूंढने लग जाएंगे, ठीक है। तो यही कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं। तो ये हो गया, एंड उसके बाद ये सब एक बार देख लेना, एंशियंट केमिस्ट्री ये सब कैसे उसका जो है क्या बोलते हैं डेवलपमेंट हुआ,
जैसे ये मोहिंजोदाड़ो वगैरह के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, सिंध, हड़प्पा, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में दिया है कि लाइक वहां से हमको एंशियंट कल्चर का जो भी क्या क्या चीजें मिली है जिससे हम केमिस्ट्री को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइक जिप्सम सीमेंट हमको मिला था, ठीक है, जिप्सम सीमेंट। तो ये लाइक कैसे बनाया गया होगा, इसको कंस्ट्रक्शन वर्क में पहले यूज किया होगा, तभी इसके जो ट्रेसेस है वो मिले हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, इसको बस एक बार आपने रीड करना है, इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। फिर ऋग्वेद वगैरह में भी हमको केमिस्ट्री का कुछ मिलता है, ठीक है। जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, ठीक है, तो अर्थशास्त्र नाम की किताब जो है वो कौटिल्य ने लिखी है। एंड उसमें जो है ये बताया गया कि भाई सॉल्ट जो है हम सी से या समुद्र के पानी से कैसे निकाल सकते हैं, तो वहां पे केमिस्ट्री के हमें एविडेंसेस मिलते हैं। तो इसी तरीके के अलग अलग यहाँ पर क्या चीजें दी हैं आपको, एविडेंसेस दिए हैं कि जहां जहां से हमको केमिस्ट्री के बारे में पीछे जाके पता लगता है, ठीक है। जैसे अजंता एलोरा की केव्स हैं, वहां पर जो पेंटिंग्स हैं, तो इतने सालों बाद भी वो क्या है, फ्रेश लगती हैं एकदम। तो हो सकता है उसमें कुछ केमिकल्स का यूज किया हो, या उस टाइम के कुछ ऐसे केमिकल्स हो जिनके बारे में हम आज जानते हैं किसी और तरीके से, लेकिन उस टाइम पे कुछ और चीजें होती हो, ठीक है। और स्टार्टिंग में यहाँ पर कर्ड वगैरह का प्रोसेस भी कुछ लिखा था कि इतने सालों से, इतने हजारों सालों से हम दही बनाते हुए आ रहे हैं, उसके पीछे भी कोई केमिस्ट्री थी। तो यही सारी चीजें, इसको खुद से एक बार पढ़ लेना, ठीक है, बस बाकी कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। इसमें आपको कुछ ऐसा याद करना नहीं है, बस एक बार रिवाइज मतलब खाली रीडिंग कर लेना इसकी, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो ये वाला टॉपिक बेसिकली इन्होंने क्या करा है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो था चैप्टर, उससे उठा के इधर को शिफ्ट कर दिया है। तो यहाँ पर केमिस्ट्री की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, जैसे यहाँ पर ये सिस्प्लाटिन एंड टेक्सोल, ये क्या है, लाइक ये दो ड्रग्स हैं जिनको कैंसर थेरेपी में यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार पूछ लिया जाता है कि सिस्प्लाटिन और टेक्सोल जो है वो आपका कहाँ पर यूज होता है। उसी तरीके से एज80 करके यानी कि एजिडोथाइमिडीन, ये आपका एड्स पेशेंट्स को दिया जाता है। वैसे एड्स का कोई परमानेंट इलाज नहीं है, लेकिन फिर भी उसके सिम्टम्स को कम करने के लिए ये जो ड्रग है ये दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी केमिस्ट्री का यूज हुआ है। एंड जितनी भी फार्मास्यूटिकल ड्रग्स होती हैं वो सारी आपकी केमिस्ट्री, उसमें सब केमिस्ट्री ही यूज होती है, ठीक है। और फर्टिलाइजर्स हो गए, ठीक है, वो भी आपकी केमिस्ट्री को यूज करके बनते हैं नए नए फर्टिलाइजर्स, ठीक है। बाकी एल्कलीज हो गए, एसिड्स हो गए, सॉल्ट्स हो गए, पॉलीमर्स हो गए, डाइज हो गए, ड्रग्स हो गए, सोप हो गए, डिटर्जेंट हो गए, ठीक है, मेटल्स, एलॉयज, ठीक है। तो नए नए जो भी मटेरियल आते रहते हैं मार्केट में, वो सारी चीजों के पीछे क्या है, केमिस्ट्री है, ओके। एंड रेफ्रिजरेंट्स जो होते हैं, ठीक है, वो भी आपके बेसिकली केमिकल्स ही होते हैं, जैसे सीएफसी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं ये आपके ओजोन डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, जो ओजोन लेयर है हमारे, जो एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करती है, उसको सीएफसी जो रेफ्रिजरेंट्स होते हैं सीएफसी, वो खराब करते हैं। लेकिन अब क्या है, मार्केट में कुछ ऐसे रेफ्रिजरेंट आ गए हैं जो ओजोन लेयर के डिप्लीशन में रोल बहुत ही कम अपना निभाते हैं, ठीक है। तो ऐसे टाइप के भी नए नए रेफ्रिजरेंट्स आने लग गए हैं जिनसे ओजोन लेयर डिप्लीशन जो है वो बहुत ना के बराबर होता है, ठीक है। अब ये मैटर के बारे में लिखा है कि टर्म मैटर क्या होता है, तो भाई मैटर की जो डेफिनेशन है वो यही है कि एनीथिंग विच इज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, तो मैटर उसे कहते हैं। तो जितनी भी चीजें हम आसपास देखते हैं सब चीजें मैटर है, ठीक है। एंड मैटर जो है किससे बने होते हैं, एटम से बने होते हैं, मॉलिक्यूल से बने होते हैं, एटम्स जो है फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने होते हैं। यही सब बेसिक चीजें हैं, ठीक है। अब स्टेट्स ऑफ मैटर है, तो तीन स्टेट्स होती हैं बेसिकली, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन्हीं तीन को हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। बाकी होती और भी है, जैसे प्लाज्मा स्टेट होती है फोर्थ स्टेट, और फिफ्थ स्टेट जो होती है वो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होती है, लेकिन वो यहाँ नहीं मिलती, स्पेस वगैरह में वो मिलती है, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में यहाँ पर उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं। तो सॉलिड में आपको पता है जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऑर्डरली फैशन में होते हैं, यानी कि एक लाइन में या फिर एक ऑर्डर में जो है अरेंज होते हैं। और लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आपका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट कम होता है, सॉलिड के पार्टिकल ज्यादा दूर नहीं भाग सकते, बहुत लिमिटेड जरा सा मूवमेंट होता है, ठीक है। इसी वजह से सॉलिड्स क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। और लिक्विड्स की बात करें अगर, तो लिक्विड्स में क्या पार्टिकल्स दूर दूर जा सकते हैं, जिस भी कंटेनर में लिक्विड होता है वो उसकी शेप ले लेता है, ठीक है। और उसी तरीके से गैसेस में और ज्यादा पार्टिकल्स में क्या होता है, डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो गैसेस में क्या होता है, पार्टिकल्स फार अपार्ट यानी कि काफी दूर दूर जा सकते हैं, जितनी जगह उनको मिलेगी गैस के पार्टिकल्स उतने दूर चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हैं। पहला है सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। लिक्विड्स में क्या होता है, वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होता है, ठीक है। और जिस कंटेनर में लिक्विड होता है वो उसकी शेप ले लेता है। एंड उसके बाद गैसेस में क्या है, गैसेस की प्रॉपर्टी की उनकी ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है और ना ही डेफिनेट शेप होता है।
अगर आप एक बड़ा कंटेनर लोगे, उसमें 1 लीटर गैस डालोगे, तो वो पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेगा। अगर आप एक छोटा कंटेनर लोगे, उसको कंप्रेस करके डालोगे, तो वो छोटे कंटेनर में 1 लीटर गैस रहेगी। ठीक है, तो लाइक जैसे एलपीजी का सिलेंडर होता है, घर वाला जो सिलेंडर होता है जिस पर हम गैस स्टोव जलाते हैं, तो वो सिलेंडर में आपकी लिक्विफाइड गैस होती है, उसको लिक्विफिकेशन उसका किया जाता है गैस का, एलपीजी का, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस तभी उसको बोलते हैं। एंड उससे होता क्या है कि वो लिक्विड फॉर्म में है, और वो क्या है, कंप्रेस्ड है, यानी कि उसको हाई प्रेशर में कंप्रेस किया हुआ है। और अगर आप क्या करो, गैस का नॉब खोल दो और उसका पाइप जो है आप गैस स्टोव से कनेक्ट कर दो, तो गैस धीरे धीरे लीक होती है, एंड उसके बाद फिर आपको पता लगता है कि हाँ भाई स्मेल आ रही है इसकी गैस की, इसका मतलब वो लीक हो रही है। तो बेसिकली क्या है, वो अगर कंप्रेस फॉर्म में है सिलेंडर के अंदर, तो बाहर जब आएगी तो उसे जितना एरिया मिलेगा, जितना उसे वॉल्यूम मिलेगा, वो उसमें फैलना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो वॉल्यूम उसका बढ़ता जाएगा। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर चेंजेस लिखे हैं कि लाइक सॉलिड को लिक्विड में कैसे चेंज करते हैं, लिक्विड को गैस में कैसे करते हैं। तो सॉलिड को लाइक आइस सबसे अच्छा एग्जांपल है, आइस को आप हीट करोगे तो वाटर में चेंज हो जाएगा, एंड वाटर को जब आप हीट करोगे तो वो आपका वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि गैसेस फॉर्म में। और उसी तरीके से तो सॉलिड से लिक्विड में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। एंड लिक्विड से जब हम गैस में कन्वर्ट करते हैं तो उसको इवापोरेशन कहते हैं। ठीक है, एंड अगर कोई चीज सॉलिड से गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, कोई बताएगा? बताओ। लिक्विड बोलते हैं जो ना। तो जो डायरेक्ट हो जाता है उसको सब्लिमेशन। अगर कोई सॉलिड डायरेक्टली गैस में, गैस स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, किस क्या प्रोसेस होता है वो? तो सब्लिमेशन। हाँ, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। ठीक है, तो सब्लिमेशन नाम का एक प्रोसेस होता है। एंड ये जो सब्लिमेशन टर्म है, इसका मतलब होता है कि कोई भी अगर सॉलिड जो है डायरेक्टली गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है तो उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम देखते हैं कैम्फर, यानी कि कपूर। ठीक है, तो कैम्फर इसका एग्जांपल है, और भी एग्जांपल होते हैं। तो ये हो गया। तो ठीक है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, मतलब सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग, लिक्विड से गैस आपका इवेपोरेशन हो गया या वेपराइजेशन हो गया। और सॉलिड से गैस अगर डायरेक्टली होता है तो सब्लिमेशन हो जाएगा। और उसके बाद गैस को अगर आप लिक्विड में चेंज करोगे तो उसे लिक्विफिकेशन कहोगे या लिक्विफेक्शन कहोगे। और लिक्विड को अगर आप सॉलिड में करते हो तो उसे फ्रीजिंग बोलोगे। ठीक है, तो ये लाइक आपके प्रोसेस हो गए। ठीक है, और फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम मैटर को किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, तो मैटर बेसिकली यहाँ पर हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं या दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है मिक्सचर और दूसरा है प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर जैसे कि नाम से समझ आता है, किसी भी चीज की मतलब कोई भी दो या दो से ज्यादा चीजें उसमें मिक्सअप होंगी। एंड प्योर सब्सटेंस का मतलब कि एक ही तरीके की चीज होगी उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि लाइक पानी अगर लेते हो, सपोज मैं ऐसे एग्जांपल बता रहा हूँ, लाइक पानी आपने लिया और पानी आपने सिंपल लिया है तो लाइक वो प्योर वाटर है। एंड पानी में आपने लाइक कुछ मिनरल्स मिला दिए तो वो लाइक एक मिक्सचर मिक्सचर हो गया। ठीक है, तो when all constituent of particles or substance are same in chemical nature, it is said to be a pure substance। तो जब प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या है कि सारे के सारे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो आपके सेम इन केमिकल नेचर होंगे। यानी कि अगर हम वाटर ले रहे हैं तो उसमें सारे सारे जितने भी पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो सारे H2O के ही होंगे। ठीक है, उसमें कोई और मॉलिक्यूल या पार्टिकल नहीं हो सकता। और मिक्सचर जो है वो आपके उसमें कई सारे एक से ज्यादा जो भी होंगे पार्टिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो टू और मोर देन टू प्योर सब्सटेंसेस को जब हम मिला देते हैं तो हमें क्या मिलता है, मिक्सचर मिलता है। ठीक है, तो ये मिक्सचर की हो गई। अब मिक्सचर जो है दो टाइप के हो सकते हैं, एक आपका होमोजीनियस होता है और एक आपका हेट्रोजीनियस होता है। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब ये होता है, होमोजीनियस मिक्सचर की डेफिनेशन ये लिखी है कि द कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर। यानी कि आपने कोई भी चीज अगर मिलाई तो वो उसकी जो डेंसिटी है वो लाइक यूनिफॉर्म है पूरे सोल्यूशन के अंदर। मान लो अगर आपने पानी का एक गिलास लिया एंड उसमें अगर आपने नमक मिलाया, अगर आपने नमक खाली डाल दिया और उसको घोला नहीं है, तो नमक अगर नीचे बैठा हुआ है थोड़ी देर के लिए तो इसका मतलब है कि वो अभी होमोजेनियस मिक्सचर नहीं बना। लेकिन अगर आप चम्मच से नमक को मिला देते हो पानी में, तो वो क्या होगा, कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगा। और हर अगर कोई भी आप एक ड्रॉप लेते हो पानी की, तो उसमें उसका कंपोजिशन जो है सेम होगा वाटर और सॉल्ट का। ठीक है, किसी भी टाइम पर आप कोई भी ड्रॉप लेते हो पानी की उसमें से या सॉल्यूशन की, तो उसमें जो मिक्सचर का कंपोजिशन है वो आपका सेम होगा। तो अगर कंप्लीटली मिक्स हो जाए प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल यूनिफॉर्म डेंसिटी के साथ, तो आपका जो मिक्सचर है वो होमोजेनियस मिक्सचर कहलाता है। ठीक है,
जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया है शुगर सॉल्यूशन, ठीक है, और एयर, ठीक है, बिकॉज एयर भी क्या है, काफी सारे गैसेस का मिक्सचर है, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, ठीक है, तो काफी सारे मिक्सचर है। लेकिन आप क्या करो, कहीं से भी आप एयर लेके आओ, चाहे आप इंडिया से थोड़ी सी एयर ले लो एंड ऑस्ट्रेलिया से एयर ले लो, दोनों का मिक्सचर जो है सेम होगा, मतलब होमोजीनियस होगा, ठीक है, उनका कॉम्पोजिशन एक जैसा होगा। और उसका जस्ट ऑपोजिट जो है वो आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। एंड इसमें क्या होता है, इसमें आपका यूनिफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो आपने सॉल्ट और शुगर को अगर मिला दिया, तो सॉल्ट और शुगर को अगर आप मिलाओगे तो आपको लगता है कि आप वो मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हाँ आप पानी में सॉल्ट और शुगर मिला दो तो वो एक साथ मिल जाएंगे एंड तब वो फाइनली होमोजेनस मिक्सचर बन जाएगा। तो जो चीजें एक साथ आपस में नहीं मिल पाती हैं, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाते अपने आप को, वो आपके हेट्रोजेनस मिक्सचर के अंदर आते हैं। जैसे कि ग्रेन्स एंड पल्सेस, ठीक है। जैसे मान लो कि आप मिक्स दाल खाते हो, ठीक है, जिसमें आपकी काफी सारी दाल मिली होती है, राजमा की भी होती है, अरहर की भी होती है, मसूर की भी होती है, तो वो लाइक एक टाइप का क्या है, हेट्रोजेनस मिक्सचर हो गया, ठीक है। और दाल में हो सकता है कुछ कंकड़ वगैरह हो, ठीक है, कुछ पत्थर वगैरह हो, डर्ट हो, स्टोन पीसेस हो, तो वो भी क्या है, लाइक एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है। तो ये आपके होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर हो गए। अब प्योर सब्सटेंस के बारे में बात कर लेते हैं, बिकॉज प्योर सब्सटेंस को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, अब एलिमेंट्स का मतलब आपको पता है, जैसे कि कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, ये आपके एलिमेंट्स हो गए। और वाटर, ग्लूकोज, ये आपके क्या हो गए, कंपाउंड्स हो गए। तो ये आपके सारे क्या है, प्योर सब्सटेंसेस हैं। जैसे अगर ग्लूकोज लेते हो तो उसमें क्या होगा, कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, तो C6H12O6 ये इसका फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का, ठीक है। तो लाइक यहाँ पर आप देख सकते हो, ग्लूकोज का अगर मान लो कोई भी आप ग्लूकोज पूरा पाउडर ले रहे हो एंड उसमें क्या होगा, ग्लूकोज के अंदर जितने भी पार्टिकल्स ग्लूकोज के होंगे वो सारे के सारे एक जैसे कंपोजिशन से बने होंगे, मतलब 6 कार्बन के एटम, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6 एटम्स होंगे, ठीक है। तो लाइक वो क्या हो गया, वो एक कंपाउंड हो गया जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट का कंपोजिशन होगा एंड उन्होंने कुछ बॉन्ड्स वगैरह बनाए होंगे, चाहे आयनिक बॉन्ड हो या कोवेलेंट बॉन्ड हो, तो उस टाइप के हम प्योर सब्सटेंसेस को कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये इजी सा ही है। तो एलिमेंट्स हो गए और कंपाउंड्स हो गए। तो एलिमेंट्स के एग्जांपल जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एंड उसके बाद कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, ये सारे हो गए। और अगर इनको आप मिला देते हो, इनसे कुछ हमें नया फॉर्मूला मिल जाता है, कुछ बॉन्ड्स बन जाते हैं उनके बीच में, तो हमें क्या मिल जाएगा, कंपाउंड मिल जाएगा। और एलिमेंट्स जो है वो आपके सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के एटम से बने होते हैं। अगर मान लो मैं कॉपर का कोई पीस ले रहा हूँ तो उसमें कॉपर 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 सारे एलिमेंट्स जो है मेटालिक बॉन्डिंग से जुड़े होंगे, ठीक है, एक ही टाइप के एटम्स होंगे कॉपर कॉपर के, ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ आयरन का एटम आ गया या मान लो कार्बन का आ गया। अगर मान लो हम कोई और एटम को मिला रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा, वो एक एलॉय बन जाएगा, ठीक है, मेटल के केस में। तो ये होता है, एटम से मॉलिक्यूल्स जो है वो एक ही टाइप के होंगे, एक ही तरीके के होंगे। और यहाँ पर जो है, ठीक है, तो ये आपका मतलब हो गया एलिमेंट्स के बारे में और कंपाउंड्स के बारे में। फिर यहाँ पर दिया है कि भाई कंपाउंड जो है वो कैसे बनते हैं, एलिमेंट्स को मिलाते हैं जब हम, तो हमारे कंपाउंड बनते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के दो एटम्स मिलाए तो हमें H2 मॉलिक्यूल मिल गया, ठीक है, डाई हाइड्रोजन मिल गया। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की दो एटम्स को अगर हमने मिलाया तो डाई ऑक्सीजन मिल गया। तो इस तरीके से एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से कंपाउंड्स बनते हैं। अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इन देयर मेजरमेंट, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि प्रॉपर्टीज जो केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं वो दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है जो प्रॉपर्टी हमको देखने में पता लग जाए। जैसे कि किसी भी, कोई भी हमारे पास लाइक कोई भी मान लो हमारे पास मास है किसी भी चीज का, ठीक है, तो उसका कलर कैसा है, उसका ओडर, ओडर मतलब उसकी स्मेल कैसी आ रही है, मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, ठीक है, मतलब वो कितने टेम्परेचर पर मेल्ट होगा, और बॉइलिंग पॉइंट कितना है, लाइक वो कितने टेम्परेचर पे बॉयल होना स्टार्ट होगा, डेंसिटी उसकी कितनी है, कितने केजी पर मीटर क्यूब जो है डेंसिटी है उसकी। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गई, जैसे कि उसका कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन मतलब कि यहाँ पर जैसे मान लो ग्लूकोज बना है अगर, तो ग्लूकोज किस किस के एटम से बना है, कितने कितना रेशियो है उन एटम्स का। कंबस्टिबिलिटी यानी कि अगर उनको जलाया जाएगा तो क्या रिएक्शन होगी, क्या उनसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर निकलेगा या फिर कुछ और निकलेगा, ठीक है। रिएक्टिविटी विद एसिड्स एंड बेसिस, अगर उनको एसिड या फिर बेसिस के साथ रिएक्ट किया जाता है तो उनका फाइनल कंपाउंड क्या बनेगा, ठीक है। तो ये जितनी प्रॉपर्टीज होती है वो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में बेसिकली क्या होता है, किसी ना किसी तरीके से हम केमिकल कंपोजिशन या फिर कोई रिएक्शन अगर हो रही है
तो उसके बाद उसका क्या रिजल्ट आएगा केमिकल कंपोजिशन का, उसके बारे में स्टडी करते हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको हम देखकर बता सकते हैं, ठीक है। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी जब भी हम स्टडी करें तो उसके हम केमिकल नेचर पे नहीं जाएंगे, सिर्फ फिजिकली उसके लिए बात करेंगे कि ऊपर से दिखने में कैसा है, उसमें से स्मेल कैसी आ रही है, मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, अगर इसको टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे कर देते हैं तो कितने टेम्परेचर पे मेल्ट होना स्टार्ट होगा, डेंसिटी कितनी, तो ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये वही सब चीजें आ गई जो आपने यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर में पढ़ा है, तो उसी का सब ये वाला पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हो गई, जैसे कि लेंथ हो गया, ठीक है। कोई भी अगर मान लो आपने कॉपर की वायर ली, तो कॉपर की वायर की लेंथ कितनी है, वो लाइक एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, या मान लो आपने एल्यूमिनियम की एक शीट ली या आयरन की शीट ली आपने, मेटल शीट, तो उसका एरिया कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, ठीक है। कितना केजी पर मीटर क्यूब जो उसका वॉल्यूम है। तो ये सारी जो आपकी क्वालिटीज होती हैं, ये सब जो मतलब आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ये क्वांटिटेटिव इन नेचर होती हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव इन नेचर का मतलब ये होता है जिसको हम माप सकते हैं या मेजर कर सकते हैं। तो वो वाली जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो आपकी कैसी होंगी, क्वांटिटेटिव होंगी, ठीक है। और उसके बाद जैसे लेंथ ऑफ अ रूम, ये सारे एग्जांपल इन्होंने दिए हैं। अब इन्होंने ये दी कि भाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट रहते हैं हमारे पास, जैसे कि एक है हमारा इंग्लिश सिस्टम और एक रहता है मेट्रिक सिस्टम। जो ये अलग अलग पहले जो है यूज किए जाते थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 1960 में एसआई यूनिट का सिस्टम एस्टेब्लिश हो गया था, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बताई भी थी जब हम एसआई यूनिट्स के बारे में पढ़ रहे थे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर में। पहले क्या होता था, वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में अलग अलग यूनिट्स होते थे, लेकिन 1960 में फिर क्या हुआ, मतलब लाइक फ्रांस में ये सब चीजें हुई थी कि हम क्या करते हैं, पूरे वर्ल्ड में एक जैसा मेजर करने का सिस्टम बना देते हैं। क्योंकि पता चलता था कि मान लो 1 किलो सोने का मतलब 1 किलो गोल्ड अगर है, तो इंडिया में कुछ और मतलब हो रहा है 1 किलो में। मतलब 1 किलो में पता चल रहा है कि इंडिया में 900 ग्राम दे रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया में जाके 700 ग्राम दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे कंफ्यूजन को हटाने के लिए उन्होंने कहा कि भाई ग्लोबली हम क्या करके लेके आते हैं, एक कॉमन सिस्टम लेके आते हैं यूनिट्स का, तो ऐसा यूनिट्स लेके आए थे, ठीक है। तो ये ऐसा यूनिट्स के बारे में दिया है, इसको एक बार रीड कर लेना। ये सारी चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बेस यूनिट्स दिए हैं, लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ठीक है। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है। उसके बाद ये डेफिनेशंस दिए हैं, तो इसको एक बार बस रीड कर लेना, कई बार जो है मतलब क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये, ठीक है। तो इसको बस एक बार रीड कर लेना, बस इसमें कुछ याद करने वाला ऐसा नहीं है। तो लाइक जैसे टाइम का कई बार पूछ लेते हैं यहाँ पर, जैसे टाइम का यहाँ पर लिखा है ना कि टाइम जो 1 सेकंड टाइम होता है उसका मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है कि सीशियस 133 एटम में जो है उसकी एक ग्राउंड स्टेट पे हाइपरफाइन ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी जो वो कितनी होती है। तो ये लाइक ये एक नंबर होता है, ठीक है। इसको आपने याद वाद नहीं करना, बस आपको ये पता होना चाहिए कि सीशियम 133 एटम का यूज होता है जब हम टाइम को 1 सेकेंड यूनिट को मेजर करते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से जैसे किलोग्राम है, तो किलोग्राम का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर वो चीज लिखी नहीं है। किलोग्राम के लिए लाइक इन्होंने क्या कर रखा है कि इन्होंने एक सिलेंडर जैसा बनाया है वो जो कि 1 किलो का है, एंड इसको इन्होंने रखा हुआ है एक जगह पर, लाइक फ्रांस में शायद वहां पर रखा है। तो उसके अकॉर्डिंग ही 1 kg का मेजरमेंट चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना कुछ समझने वाला नहीं है, बस टाइम का ये इंपॉर्टेंट था कि सीशियम 133 एटम को यूज किया जाता है, ठीक है। और ये मोल तो अभी आप आगे पढ़ ही लोगे, एवोगाड्रो नंबर जो होता है Na, ठीक है। तो ये अभी आप आगे समझ लोगे। उसके बाद ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपने याद भी करी थी, ठीक है। डीसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, ये सारी मैंने आपको चीजें करवाई थी, कन्वर्ट कैसे करते हैं वही सब चीजें दी हैं, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर आता है टर्म मास एंड वेट। तो मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है, मास वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें हमें ये पता चलता है कि मैटर का अमाउंट कितना है, अमाउंट ऑफ मैटर। और वेट का मतलब है कि भाई फोर्स जो है ग्रेविटी कितना लगा रही है उस ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर, ठीक है। तो मान लो m मास यहाँ पर कहीं पर रखा है एंड ये अर्थ के सरफेस पे कहीं पर रखा है, तो अर्थ का सेंटर क्या करता है, इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, मतलब अर्थ क्या करता है, अपनी तरफ इसको खींचता है, ठीक है। किससे खींचता है, स्मॉल जी से। स्मॉल जी एक्सेलरेशन से क्या कर रहा होता है, खींच रहा होता है। तो ये जो वेट होता है, वेट इक्वल टू कितना हो जाता है, mg के बराबर हो जाता है। तो mg बेसिकली क्या है, फोर्स है जो आपके किसी भी मास के ऊपर लगता है ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ये मास और वेट में छोटा सा डिफरेंस होता है, ठीक है।
फिर 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, ये पता ही है। फिर वॉल्यूम है, एंड वॉल्यूम की कुछ यूनिट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो वॉल्यूम की यूनिट देख लो, जैसे कि ये यहाँ पर यूनिट दी है, ठीक है। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, ये पता है आपको। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, और 1 लीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट यूनिट है, जिसको आप लिख लेना या फिर याद कर लेना, ठीक है। म्यूट कर लो भाई, ये कौन है? श्वेता म्यूट कर लो भाई। ठीक है, तो 1 लीटर इजिकल टू 1000 ml इजिकल टू, मतलब ये कि 1 लीटर जो है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर भी होता है। या फिर आप बोल सकते हो कि 1 लीटर जो है वो आपका 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर भी होता है। तो ये आपकी वॉल्यूम की यूनिट है, ये हमें यूज करनी पड़ सकती है आगे, ठीक है। तो ये वॉल्यूम हो गया। और इसके बाद फिर डेंसिटी का आपको फॉर्मूला पता है। डेंसिटी क्या होता है भाई? मास पर यूनिट वॉल्यूम। कहाँ गया? ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला सभी को पता होना चाहिए भाई, बेसिक सा फॉर्मूला है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास आप केजी में लेते हो, वॉल्यूम आप किस में लेते हो? मीटर क्यूब में। तो केजी पर मीटर क्यूब जो है वो इसकी एसआई यूनिट हो जाती है। यहाँ पर ये लिखा भी है, ठीक है। तो ये हो गया। और जब हम केमिस्ट्री में कई बार यूज करते हैं ना, तो केमिस्ट्री में हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी ले लेते हैं। तो ये यूनिट भी इसकी केमिस्ट्री में काफी ज्यादा यूज की जाती है। तो केजी पर मीटर क्यूब तो इसकी ऐसा यूनिट है। लेकिन जैसे क्या होता है कि केमिस्ट्री में हम जब एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं, तो हमारे सैंपल्स जो होते हैं वो काफी छोटे होते हैं। तो हम मान लो कोई भी किसी भी चीज का सैंपल अगर ले रहे हैं, तो उसको ग्राम में मेजर करते हैं। एंड लेंथ वगैरह जो सैंपल की होती है, मान लो बहुत ही छोटी है, तो हम उसको सेंटीमीटर में काउंट कर लेते हैं, ठीक है। बिकॉज मीटर में लेंगे तो हो सकता है वो नेग्लिजिबल हो जाए बिल्कुल, तो इसलिए उसको सेंटीमीटर में ले लेते हैं। इस वजह से क्या है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है वो यहाँ पर डेंसिटी की ये वाली यूनिट भी यूज कर ली जाती है, ठीक है। तो डेंसिटी का मतलब सभी को पता होगा, घनत्व बोलते हैं इसको हिंदी में। इसका मतलब ये है कि 1 मीटर क्यूब में उस चीज के जिसकी डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं वो कितना आएगा, उसका मास कितना आएगा, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। डेंसिटी का मतलब क्या है कि मान लो अगर मैं 1 मीटर क्यूब का क्यूब बनाता हूं, मैंने क्या करा, एक क्यूब बनाया है इस तरीके से। और ये क्या है, इसकी हर साइड 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये हाइट 1 मीटर है, लेंथ 1 मीटर हो गई, और ब्रेथ जो है इसकी ये पीछे वाली ये भी 1 मीटर है। तो अगर तीनों जो साइड है, लेंथ ब्रेथ और हाइट 1 मीटर है, और एक क्यूब मैंने अगर बना दिया, ठीक है, या बॉक्स अगर मैंने ले लिया, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई वाटर की डेंसिटी बताओ, तो वाटर क्या करोगे आप, इसमें फिल कर दोगे, और जितना किलो वाटर आ जाएगा उतनी उसकी डेंसिटी होगी। तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1000 kg/मीटर क्यूब। यानी कि 1 मीटर क्यूब का अगर हम बॉक्स लेते हैं, तो 1000 किलो पानी जो इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब जो चीजें गाढ़ी ज्यादा होती है, मतलब उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, जैसे मान लो आप पानी की जगह शहद इसमें डाल दो, ठीक है, यानी कि हनी। तो हनी क्या है, हनी ज्यादा आ जाएगा इसमें, हनी की डेंसिटी ज्यादा होगी। हनी हो सकता है 2000 आ जाए, 4000 आ जाए। तो ये होता है डेंसिटी का मतलब। उसके बाद नेक्स्ट है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट है वो है केल्विन, लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, सेल्सियस को भी यूज करते हैं, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको बहुत अच्छे से देख लेना। डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 C + 32, एक ये फॉर्मूला। और केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ये फॉर्मूला प्लीज नोट कर लेना, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो इसका मतलब क्या होता है। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि आप क्या करो, 30 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज कर दो, कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होगा अगर मान लो आपको ये चेंज करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, डिग्री फ़ारेनहाइट का आपको फॉर्मूला पता है, 9/5 C + 32। तो 9/5 C यानी कि सेल्सियस में जितना टेम्परेचर आपको दिया है, 30 डिग्री दिया है, इसको 30 लिख दिया, प्लस 32 कितना हो जाएगा, 5 × 5 5 × 6 = 30, 9 × 6 कितना हो गया, 54 हो गया, प्लस 32 कितना हो जाएगा, 426 538। तो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो आपका 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस जो है वो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, ठीक है। और मान लो अगर आपको कोई भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया और उसको केल्विन में अगर आपने चेंज करना है, तो उसमें 273.15 जो है ऐड कर देते हैं। मैंने आपसे कहा कि 30 डिग्री सेल्सियस में जो है
उसको केल्विन में आपने चेंज करना है टेम्परेचर को। तो आप क्या करोगे, 30 डिग्री के साथ 273.15 ऐड कर दोगे, तो कितना हो जाएगा ये 283, 293 एंड 303, 303.15 केल्विन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी को क्लियर है ये? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes. ठीक है, ठीक है। तो अब आप मेरे को एक क्वेश्चन ये बताओ, चलो मैं यहां पर लिख रहा हूं कि एट विच टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट scales becomes, ये becomes नहीं करते हैं, shows same temperature। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ठीक है, बताओगे ये वाला क्वेश्चन? किस टेम्परेचर पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल जो है सेम टेम्परेचर को शो करते हैं? यानी कि इसी फॉर्मूला में आप क्या करोगे, आप F इक्वल टू सी रख दो और बताओ कितनी वैल्यू आ रही है, करो जल्दी से। नहीं स्नेहा, गलत है। ठीक है कनिष्क, और बाकी लोग करो जल्दी से। कर दो। क्या रिपीट करना है? क्वेश्चन आपने बताओगे, मेरा लॉग आउट हो गया था। मैंने कहा था कि ये जो मैंने आपको बताया ना अभी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन, तो मैंने आपसे कहा कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है वो किस टेम्परेचर पे बराबर होते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा कि भाई 30 डिग्री सेल्सियस जो है वो कितने टेम्परेचर पे था फ़ारेनहाइट में, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट पे था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर मान लो x डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो वो कितनी वैल्यू होगी जिसपे मेरे को x डिग्री फ़ारेनहाइट ही मिल जाएगा, मतलब ये भी x और ये भी x, दोनों कहाँ पर सेम होंगे। तो आपको क्या करना होता है, ये जो फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, इसमें आप f को c से रिप्लेस कर दो या c से f को रिप्लेस कर दो, तो जो वैल्यू आएगी उस टेम्परेचर पे क्या होता है, आपके दोनों स्केल जो है वो सेम टेम्परेचर को शो करते हैं। अब देखो मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। जैसे मान लो क्या बोलते हैं, f इज इक्वल टू 9/5, c की जगह मैंने f रखा प्लस 32 करा, अब f माइनस 9/5 f हो जाएगा इज इक्वल टू 32 हो गया। अब ये 5f हो गया माइनस 9f हो गया, नीचे कितना आ गया 5 इज इक्वल टू 32। तो 5f माइनस 9f कितना हो जाता है, -4f इज इक्वल टू 32 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 3 5 जा 150, 160 हो गया। ठीक है, तो अगर आप f की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 160 डिवाइडेड बाय -4, और ये हो जाएगा -40। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, मतलब -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मतलब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल पे -40 डिग्री ऐसा टेम्परेचर है जिस पर दोनों रीडिंग हमें सेम मिलती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली कई बार पूछ लिया जाता है। समझ आ गया ये? यस सर। Yes. Yes, sir. ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो कंपैरिजन इन्होंने दिया हुआ है तीनों स्केल्स का, केल्विन, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट का। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाटर के बारे में इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। तो लाइक आपको पता है कि भाई वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और अगर आप केल्विन में देखोगे तो 373 केल्विन है। ठीक है, 373.15 होगा एग्जैक्टली अगर आप बात करो, लेकिन इन्होंने 0.15 नहीं लिखा है। ठीक है,
तो 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, और 100 डिग्री सेल्सियस पे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है। आप कन्वर्ट करोगे तो उतना ही आएगा, ठीक है। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर इन्होंने दिया है, तो आपने देखा होगा थर्मामीटर में जब हम मेजर करते हैं तो वो डिग्री फ़ारेनहाइट में आता है, ठीक है। हम कहते हैं ना कि भाई इसको जो है 102 बुखार हो गया, 103 बुखार हो गया, तो वो 102 103 क्या होता है, वो डिग्री फ़ारेनहाइट की बात हम लोग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 98.6 डिग्री, ये आपका यहाँ पर नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है। और अगर सेल्सियस में इसकी बात करोगे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और केल्विन में बात करोगे तो 310। तो ये आपको याद नहीं करना है, बस एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि भाई ह्यूमन बॉडी का 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है। फ़ारेनहाइट में याद कर लो, बाकी अगर आएगा भी कहीं पर तो आप कन्वर्ट कर सकते हो क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है। रूम टेम्परेचर लिखा है, रूम टेम्परेचर हम 25 डिग्री सेल्सियस को मानते हैं, अगर फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और अगर केल्विन में बात करेंगे तो 298 केल्विन के बराबर होता है। और ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर दिया है, फ्रीज कब होना चालू हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और इस टेम्परेचर पे डिग्री फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर होता है वो 32 होता है, और केल्विन में कितना होता है 273.15 केल्विन होता है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर की बात हो गई, बस टेम्परेचर में इतना ही था। अब उसके बाद जो है ठीक है, उसके बाद साइंटिफिक नोटेशन है, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है लाइक आप किसी भी नंबर को कुछ इस तरीके से लिख रहे हो पावर्स में करके, 10 की पावर में करके अगर आप लिख रहे हो, जैसे आपके पास ये नंबर है 232.508, तो उसको अगर आप 2.32508 इंटू 10⁻² लिख दो तो ये आपका साइंटिफिक नोटेशन हो गया, ठीक है। तो अगर हम किसी भी नंबर को n इंटू 10 की पावर n के फॉर्म में लिखते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं, बस और कुछ इसमें खास नहीं है, ठीक है। फिर ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दिया है, ये सारी चीजें मैं आपको करवा चुका हूँ, पावर वगैरह ऐड वैड सब्ट्रैक्ट सब कैसे करते हैं, ठीक है। फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन दिया है, फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स का यहाँ पर आपका आ गया है टॉपिक, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो सारी चीजें, ठीक है। यहाँ पर वही सेम टॉपिक है जो आपने यूनिट्स एंड मेजरमेंट में पढ़ा था, तो इसके वही सारे रूल हैं 1 2 3 4, ठीक है, कि नॉन जीरो जो है सिग्निफिकेंट होंगे, और नॉन जीरो नंबर से पहले वाले जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, ठीक है। और दो नॉन जीरो के बीच वाले जीरो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, और अगर जीरो जो है वो आपके राइट ऑफ अ नंबर में वो आपके सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है, एट द एंड और राइट ऑफ द नंबर। लेकिन क्या होना चाहिए, डेसिमल पॉइंट होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी है। अब ये एक चीज देख लो, लाइक इस पर एक क्वेश्चन भी शायद मैंने पहले दिया था, ये जो आपको फिफ्थ वाला पॉइंट दिख रहा है ना, जैसे मान लो आपके पास दो बॉल्स हैं या फिर 20 हैं, तो इसमें क्या होता है, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। क्यों होती हैं, बिकॉज आप दो को जो है 2.000 कितने भी जीरो लगा लो लेकिन उसकी वैल्यू दो रहेगी, लेकिन हमने रूल ये पढ़ा है सिग्निफिकेंट फिगर का कि डेसिमल के बाद जितने जीरोस होते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। तो अगर कोई भी होल नंबर होता है तो उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो काउंटिंग नंबर्स जितने भी हैं या फिर होल नंबर्स जितने भी हैं उन सब में क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर का जो नंबर होता है वो कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। 20 है तो 20 में भी क्या हो गया, 20 के बाद आप कितने भी जीरो लगा लो डेसिमल के बाद वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें थी। चलो अब ब्रेक ले लेते हैं एंड फिर 5:50 पे मिलते हैं, ठीक है। एंड प्लीज कोई गायब मत होना यहाँ से।